नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए दुनिया भर की सबसे जरूरी खबरों को समझते हैं बस 5 मिनट में। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। तो हमारी पहली खबर सीधे मुंबई से आ रही है और यकीनन ये एक ऐसी खबर है जो कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। जी हां, यूके के मीडिया ग्रुप टाइम आउट ने अपना सिटी लाइफ इंडेक्स जारी किया है और उसके मुताबिक मुंबई 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर बन गया है। इसने बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। और जानते हैं क्यों? ये रैंकिंग सिर्फ इमारतों पर नहीं, बल्कि यहाँ के खाने, कल्चर और सबसे बढ़कर लोगों के बीच की उस भावना पर आधारित है जो मुंबई को वाकई में खास बनाती है। तो मुंबई की इस खुशी की खबर से अब रुख करते हैं दुनिया के उन बड़े मंचों की तरफ जहां दुनिया के नेता हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आ रहे हैं। इस वक्त ब्राजील में क्लाइमेट चेंज पर COP30 समिट चल रही है। 10 से 21 नवंबर तक दुनिया भर के देश मिलकर ये तय कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। और जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, ये एक लंबा और बहुत ज़रूरी सफ़र रहा है जो 1995 में बर्लिन से शुरू हुआ था। डिप्लोमेसी की दुनिया में भी एक बड़ा और ऐतिहासिक लम्हा देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुईं। ये इसलिए खास है क्योंकि ये किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस अफ्रीकी देश की पहली यात्रा है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों का एक साफ संकेत है। तो डिप्लोमेटिक बातचीत से हटकर अब जरा उन असल चुनौतियों को देखते हैं जिनका सामना हमारा ग्रह कर रहा है और हम उनका जवाब कैसे दे रहे हैं। केनिया के नैरोबी में एक बहुत अहम बैठक हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में ओजोन लेयर को बचाने के लिए बना एक ऐतिहासिक समझौता है, उसके सदस्य मिले। उन्होंने ये देखा कि हम अपनी पृथ्वी की इस सुरक्षा कवच को बचाने में अब तक कितने कामयाब हुए हैं। क्लाइमेट के मोर्चे पर एक अच्छी खबर भी है। जर्मन वॉच के नए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश अब जलवायु से जुड़ी आपदाओं का सामना करने के लिए पहले से बेहतर तैयार है, जो कि वाकई एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये क्लाइमेट रिस्क सिर्फ नंबर नहीं है, इनका असर असल दुनिया पर बहुत गहरा पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फिलीपींस में सुपर टाइफून पुंगवोंग हो, जमाइका में हरिकेन मेलिसा या फिर भारत में साइक्लोन मोचा, इन बड़े तूफानों ने काफी तबाही मचाई है और ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह कितना संवेदनशील है। चलिए अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं जहां जबरदस्त खोजें हो रही हैं, लेकिन साथ ही कुछ बड़े नैतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ये न्यूरो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये मशीनों को सीधे दिमाग से जोड़ने का विज्ञान है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन जहां इतनी बड़ी शक्ति हो, वहां कुछ सुरक्षा उपायों की जरूरत भी तो होती है। और इन्हीं जोखिमों को समझते हुए यूनेस्को ने एक बहुत जरूरी कदम उठाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया के पहले ग्लोबल नैतिक मानक अपनाए हैं। इनका फोकस इस बात पर है कि हमारे दिमागी डेटा की सुरक्षा हो, इसका इस्तेमाल सही कामों के लिए हो और किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। इसी हफ्ते विज्ञान जगत ने एक महान हस्ती, अमेरिकी बायोलॉजिस्ट जेम्स वॉटसन को खो दिया। उनकी डीएनए की संरचना की खोज ने जीवन को समझने के हमारे तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दिया था। तो जीवन के कोड को समझने से लेकर उन कहानियों का जश्न मनाने तक जो हमारी जिंदगी को मायने देती हैं, चलिए अब साहित्य और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो है बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बीच का फर्क। तो चलिए इसे साफ कर लेते हैं। बुकर प्राइज उन उपन्यासों के लिए है जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए हैं। वहीं इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन बेहतरीन किताबों को सम्मानित करता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। तो इस साल बुकर प्राइज मिला है डेविड ज़ाले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए। और भारत के लिए भी एक बड़ी खबर है। बानो मुश्ताक ने अपने कन्नड़ उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। इसके साथ ही महान लेखक सलमान रुश्दी को डेटन लिटरेरी पीस प्राइज में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। और आखिर में नजर डालते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर, जहां रणनीतिक चालें लगातार चल रही हैं। दुनिया भर में देश अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। आप यहां कुछ बड़े जॉइंट मिलिट्री अभ्यास देख सकते हैं। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, क्वाड देशों के साथ मालाबार
और वियतनाम के साथ विनबैक्स। ये अभ्यास बढ़ते आपसी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक और बड़ी खबर, 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर न्योमा एयरबेस अब पूरी तरह से चालू हो गया है। ये इस इलाके में भारत की रणनीतिक ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और अंत में हम वैद्येश्वरन राजारमन जी को याद कर रहे हैं, जिन्हें भारत में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी विरासत उन अनगिनत छात्रों में हमेशा जीवित रहेगी जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। तो इस पूरे हफ्ते की हलचल से हमें क्या समझ आता है? चलिए 3 बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। पहली, दुनिया भर में सहयोग बढ़ रहा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या टेक्नोलॉजी। दूसरी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। और तीसरी, विज्ञान और संस्कृति की उपलब्धियां हमें सरहदों के पार जोड़ती रहती हैं। तो जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, ये सारी घटनाएं हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती हैं। नई टेक्नोलॉजी, बदलती जलवायु और विकसित होते वैश्विक रिश्तों के बीच हमारी दुनिया का अगला अध्याय कैसा होगा? इस पर सोचिएगा और अगली बार तक जानकारी से जुड़े रहिए।